नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क्स के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं गोवा में भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क्स बनाने के लिए। कोस्टल सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोलॉजी वाइज, इनको हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से इन्हें कंजर्व किया जा रहा है, किस तरह से इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इन सभी पॉइंट्स को मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और लेक्चर्स के अपडेट्स भी पा सकते हैं। तो न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं गोवा राज्य को ताकि वो अपने कोस्टल सैंड ड्यून्स को कंजर्व कर सके, वहां पर सैंड ड्यून पार्क्स बनाया जा सकें। इस प्रोजेक्ट के तहत न केवल सैंड ड्यून पार्क्स बनाए जाएंगे बल्कि इंटरप्रिटेशन सेंटर्स भी बनेंगे। इंटरप्रिटेशन सेंटर का मतलब होता है कुछ एजुकेशनल सेंटर जहां पर लोकल्स को और टूरिस्ट को कोस्टल सैंड ड्यून्स की इंपॉर्टेंस बताई जा सकेगी और उन्हें एजुकेट किया जा सकेगा कि आप कोस्टल सैंड ड्यून्स को नुकसान ना पहुंचाएं। अब कोस्टल सैंड ड्यून होता क्या है? आमतौर पर आप जब सैंड ड्यून के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में रेगिस्तान आता है, थार डेजर्ट आता है। तो डेजर्ट में सैंड ड्यून होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोस्टल एरियाज में भी, समुद्र के बीच के किनारे भी आपको ड्यून्स देखने को मिलते हैं। अब अमूमन क्या होता है कि हम सभी यहाँ पर खड़े होकर केवल समुद्र को निहारते हैं या फिर पानी में डुबकी लगाकर आ जाते हैं, तो हम थोड़ा सा पीछे 50-100 फीट पीछे की तरफ इन सैंड ड्यून्स पर कभी ध्यान नहीं देते। और होता यह है कि मोस्टली हम जहां पर जाते हैं जिन कमर्शियल जगहों पर, वहां पर यहां कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ होता है। तो इस तरह के नेचुरल सैंड ड्यून्स आपको एटलीस्ट गोवा जैसी जगहों पर अब बहुत कम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल प्रिस्टीन बीचेस जो है जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है, वहां पे आपको स्पष्ट तौर पर ये सैंड ड्यून्स देखने को मिल सकते हैं। तो सैंड ड्यून्स बीच का एक नेचुरल फीचर है। तो मिट्टी जो है यहां पर इकट्ठा होती है हवा के साथ। एओलियन फीचर इसे हम कहते हैं। एओलियन का मतलब होता है कि विंड के कारण होने वाला कोई भी जियोमॉर्फिक चेंज। तो यहां पर ये मिट्टी जो समुद्र के साथ डिपॉजिट हो रही है बीच पर, डिपेंड करता है। अगर हवा इस तरफ है तो वो एक सैंड ड्यून बना देगी और हवा इस तरह से बह रही है तो फिर ये ड्यून छोटा होता जाएगा और टाइम के साथ मिट्टी बीच के ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। कुल मिलाकर ये जो सैंड ड्यून होता है कोस्टल एरिया में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इकोलॉजी के लिए, क्योंकि ये समुद्र के पानी को हाई टाइड में अंदर इनलैंड आने से रोकता है। स्टॉर्म्स आते हैं, जब तूफान आते हैं, तब भी पानी को यहां आने से, क्रॉस करने से रोकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट पे है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के कई बेनिफिट्स हैं कोस्टल सैंड ड्यून्स के। और कोस्टल सैंड ड्यून्स में कई जगह आपको बहुत अच्छी वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी, जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। कई तरह के पेड़ पौधे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, और यहां पर वेजिटेशन भी हमें देखने को मिलती है। ये फोटोग्राफ गोवा में मैंड्रम बीच का है, जहां पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटी हो चुकी है बीच पर। तो ये फोटोग्राफ जो है ये एक ड्यून पर खड़े होकर खींचा गया है। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर समुद्र है, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर कुछ पानी है जो टाइडल जोन के कारण, टाइडल वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया है और यहाँ पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो ये नेचुरल वेजिटेशन है जो इस ड्यून को अपनी जगह पर रखती है और इसे आइपोमिया वेजिटेशन भी कहते हैं। ये एक प्रकार के छोटे झाड़ियां होती है जो कोस्टल सैंड ड्यून्स पर उगती हैं। तो कोस्टल सैंड ड्यून कोई भी माउंट हिल या रिज ऑफ सैंड है जो एओलियन एक्शन के कारण बना है। एओलियन का मतलब होता है विंड एक्शन के कारण लाया गया चेंज, और ये बीच के पीछे होते हैं जनरली, और इन पर टाइड्स का, हवाओं का, बहुत चीजों का असर पड़ता है। ये सैंड ड्यून्स बनते कैसे हैं? तो देखो, जब हवा बहती है इस तरफ, यानी कि समुद्र से जमीन की तरफ, तो धीरे धीरे ये मिट्टी उड़कर पीछे आती जाती है और जहां पर भी कुछ पेड़ पौधे होंगे वहां पर ये ट्रैप होनी शुरू हो जाएगी। मिट्टी की एक बहुत खास बात होती है कि जहां पर कोई भी ऑब्स्टेकल है तो उसके पीछे मिट्टी जमा होनी शुरू हो जाती है। आप ये अपने घर पे भी नोटिस कीजिएगा। अगर आपने बाहर कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया है, जैसे आपने जूते बाहर रख दिए और सैंडस्टॉर्म आ गया, तो उस जूते के आसपास ज्यादा मिट्टी आपको नजर आएगी। तो ये मिट्टी का नेचर होता है और सैंड का नेचर होता है कि वो ऑब्स्टेकल्स के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और फिर आगे चलकर यही ग्रासेस या फिर यही वेजिटेशन इस मिट्टी को यहां पर बनाए रखते हैं, इसे उसको पकड़ बनाए रखते हैं उसकी वहां पर। और बिना वेजिटेशन के विंड और वेव्स जो हैं ये इन ड्यून्स को कंटिन्यूसली चेंज कर सकती है। तो जहां पर इस तरह की वेजिटेशन ज्यादा है वहां पर ड्यून्स ज्यादा चेंज नहीं होते, लेकिन जहां पर वेजिटेशन नहीं है उन बीचेस पर हाई टाइड, लो टाइड जैसे फिनोमिना सैंड ड्यून्स को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं। अब इन सैंड ड्यून्स को लेकर भारत का कानून क्या कहता है? तो आप सभी को पता होगा कोस्टल रेगुलेटरी जोन के बारे में, कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजी नॉर्म्स, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। तो उसके अनुसार कोस्टल सैंड ड्यून्स CRZ 1A एरिया में आते हैं। इसका मतलब ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं और इनका
कोस्ट की इंटीग्रिटी को, कोस्ट को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, हर तरह का रिस्ट्रिक्शन है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अगर आप यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, जहां पर नवरात्रि 5 अगर आप कोड यूज करेंगे तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। याद रखिए ये कोड केवल 26 अक्टूबर तक वैलिड है। कोस्टल सैंड ड्यून्स के फायदे क्या हैं? ये सैंड ड्यून्स एक नेचुरल सैंड बैंक की तरह काम करते हैं और ये इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं ड्यून बीच इकोसिस्टम का। तो मिट्टी समुद्र से बीच पर आती है और वापस भी जाती है, तो ये इक्विलिब्रियम होता है। स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं तब कई बार एक्सेस डिपोजिशन हो जाता है मिट्टी का, या फिर कई बार मिट्टी बहकर भी जा सकती है। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए एक सैंड बैंक जरूरी है। अब अगर ये सैंड ड्यून या सैंड बैंक्स इंसानों ने हटा दिया तो वो नेचुरल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे मेन इंपॉर्टेंस इसकी हमारे लिए, इंसानों के लिए भी यही है कि ये स्टॉर्म सर्ज के समय हमें बचाता है। जब बहुत ज्यादा तूफान आता है तब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है और उन लहरों को ये हमारे आबादी क्षेत्रों में आने से रोक देते हैं कोस्टल सैंड ड्यून्स। तो हरिकेन्स, फ्लड वाटर या फिर बहुत तेज विंड के साथ भी कई बार लहरें आ जाती है, इन सब को रोक देते हैं सैंड ड्यून्स, और इंसानों की जो प्रॉपर्टी है, जो हमने घर बना रखे हैं समुद्र किनारे, उनको डैमेज होने से बचाते हैं। तो सैंड ड्यून्स को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं इन फेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। तो सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के सामने ये हमारा पहला रक्षक है। और 2004 की इंडियन ओशन सुनामी के समय ये अच्छे से नोटिस किया गया था, वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जहां पर ऊंचे कोस्टल सैंड ड्यून्स थे वहां पर सुनामी का असर कम था। जहां पर कोस्टल सैंड ड्यून्स बिल्कुल गायब हो गए थे इंसान की गतिविधियों के कारण, वहां पर सबसे ज्यादा सुनामी ने नुकसान किया था। ये ना केवल भारत में बल्कि थाईलैंड जैसे देशों में भी देखने को मिला था। सैंड ड्यून्स जो है, इनकी एक और खास बात यह है कि कई प्रकार के फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करते हैं। कई कोस्टल बर्ड स्पीशीज हैं जो यहाँ पर रहती हैं। ऑलिव रिडली टर्टल्स, आपने उनके बारे में सुना ही होगा, पढ़ा होगा आई एम श्योर। तो इस तरह की स्पीशीज भी तभी आएंगी बीच पर जब कोस्टल सैंड ड्यून्स हो, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि इंसानी गतिविधियां थोड़ी सी कम हो। अगर किसी बीच पर अच्छा कोस्टल सैंड ड्यून है तो वो ओवरऑल उस बीच को कोस्टल इरोजन से भी बचाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोस्टल इरोजन उन लोगों के लिए जिन्होंने घर बना रखे हैं कोस्टल एरियाज में। कोस्टल इरोजन के कारण कई लाखों लोगों के घर खतरे में हैं इस वक्त दुनिया में, और उसके खिलाफ कोस्टल सैंड ड्यून्स एक बहुत अच्छा डिफेंस है। अब अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में आप जानते हैं कि कमर्शियल टूरिज्म बहुत सालों से चल रहा है, और वहां पर जो सैंड ड्यून्स हैं बीचेस पर, गोवा के बहुत सारे बीचेस पर नेचुरल सैंड ड्यून्स थे, लेकिन अब उन पर बहुत डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो गई हैं। खास करके इस तरह के शैक्स बन गए हैं। अगर आप गोवा गए हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मोस्टली लकड़ी के बने होते हैं। इनको बिल्कुल बीच के ऊपर बना देते हैं लोग, और उनमें रेस्टोरेंट्स या बार्स या पब्स चलते हैं और लोग यहीं पर बैठकर खाना पीना पसंद करते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर जब परमानेंट हो जाते हैं या फिर ये सैंड ड्यून के ऊपर बहुत समय तक रहते हैं, तो ये नेचुरल जो सैंड ड्यून के बनने की या बिगड़ने की जो प्रक्रिया है, जो साइकिल है, उसको ये पूरी तरह से अफेक्ट कर देता है। तो सैंड ड्यून्स का डिस्ट्रक्शन बहुत समय से चल रहा है और गोवा के इकोसिस्टम में ये काफी अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। सैमोफाइट्स वो वेजिटेशन होती है जो रेतीले एरिया में उगती है। तो ये सैंड ड्यून्स, कोस्टल सैंड ड्यून पर उगने वाले प्लांट्स को भी हम सैमोफाइट्स कहते हैं। इनकी भी जो संख्या है, इनका जो डेंसिटी है, वो भी अलार्मिंग रेट से घट रहा है गोवा में। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पर बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, घर, शैक्स, कार पार्क्स, रोड्स, पियर्स, बेसिकली डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो गई हैं ड्यू टू टूरिज्म। ये डिस्ट्रक्शन शुरू कैसे होता है इसका मैं आपको एक फोटो के साथ उदाहरण देता हूं। यहां पर आप देखिए, ये फोटोग्राफ लिया गया है बीच पर खड़े होकर, फेसिंग टुवर्ड्स इनलैंड। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एक छोटा सा सैंड ड्यून है, इसमें क्या हो गया, क्या दिक्कत है, ये तो हेल्दी लग रहा है। नहीं, आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक कच्चा रास्ता बनाया हुआ है। बेसिकली यहाँ जीप या कुछ इस तरह का 4x4 व्हीकल आया होगा, तो उसने एक रास्ता बना दिया। अब इसी रास्ते से लोग आएंगे बीच पर, अपनी गाड़ी लेकर आएंगे या फिर जो भी व्हीकल्स हैं लेकर आएंगे उसे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस ड्यून में एक ब्रेक आ गया बीच में, और इस ब्रेक के कारण अब आगे ऐसी जब कभी और रोड बनेगी तो धीरे धीरे बहुत सारे ब्रेक आएंगे, तो ये पूरा ड्यून खत्म हो जाएगा। और यही समस्या गोवा में आई है। होता क्या है कि शुरुआत एक रोड से होती है, फिर उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बन गया तो फिर यहाँ दूसरी रोड बना दी किसी और ने, और इस तरह से पूरा ड्यून खत्म हो जाता है। और टूरिस्ट और लोकल्स कई बार अपनी गाड़ियों को बीच पर लाना पसंद करते हैं, इनके इस एरिया में जहां पर ये वेजिटेशन है इस पर चलाना प्रेफर करते हैं, तो उसके कारण भी लोकल वेजिटेशन को बहुत नुकसान होता है। और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बीचेस हैं वहां पर यह देखा गया है कि इन झाड़ियों में लोग कचरा फेंक देते हैं, या फिर जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अपना कचरा यहां पर डंप कर देते हैं।
अब इसको लेकर कोर्ट में पहले से केसेस चल रहे हैं। जो भारत का नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने कुछ ही दिन पहले गोवा के पीडब्ल्यूडी को और दूसरी कंसर्न अथॉरिटीज को ये कहा था कि आप कोस्टल सैंड ड्यून्स को रीजनरेट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए काम शुरू करो, रिस्टोरेशन वर्क शुरू करो। और उसके तुरंत बाद ही ये न्यूज भी आ गई कि वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं सैंड ड्यून पार्क प्रोजेक्ट के लिए। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये आइडिया है मिस्टर एंटोनियो मास्करेनास का। और जब इस वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने काफ़ी कुछ इन्हीं के रिसर्च पेपर्स पर रिलाई किया है। तो एंटोनियो मास्करेनास गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के सदस्य रहे हैं और NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में साइंटिस्ट रहे हैं। ये गोवा के ही रेजिडेंट हैं और इन्होंने बहुत सालों से ये मुद्दा उठाया है कि सैंड ड्यून्स को रिस्टोर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। और इसको लेकर ये कई सालों से काम कर रहे हैं गोवा में अथॉरिटीज़ के साथ। और अब फाइनली इन्हीं के एफर्ट्स के कारण ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। तो अभी चुनिंदा कुछ बीचेस पर ही ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है ये, वर्ल्ड बैंक ने जो सैंक्शन किया है। तो मेनली मॉर्जिम और गालगीबागा बीचेस हैं, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलेगा। कुछ और बीचेस भी हैं लेकिन ये कुछ पॉपुलर टूरिस्ट जहाँ पर जाते हैं वैसे वाले बीच हैं। तो ये टर्टल नेस्टिंग साइट्स भी हैं और यहाँ पर सबसे पहले सैंड ड्यून पार्क्स बनाए जाएंगे। इस सैंड ड्यून पार्क में नेचुरल वॉकवेज बनाए जाएंगे, यानी कि लकड़ी के पाथ जो सैंड ड्यून को क्रॉस करते हुए लोगों को सीधा बीच तक पहुंचा देंगे। तो ये जो वेजिटेशन है इसके ऊपर लोगों को पांव रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा सैंड ड्यून्स को बचाने के लिए इस तरह की लकड़ी की जालियां लगाई जा सकती है। और इस फेंसिंग से क्या होगा कि मिट्टी इनके पीछे इकट्ठा होना शुरू होगी। अब आप मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। ये गोवा का मिरामार बीच है जहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2007 में ये फेंसेस लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर भी ये पूरा जो ड्यून था, यहाँ पर किसी समय एक नेचुरल ड्यून था, वो इंसानी गतिविधियों के कारण खत्म हो गया था। तो आपको शायद यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ वेजिटेशन है, तो बीच में एक स्ट्रेच है जिसमें पूरी वेजिटेशन गायब हो गई, ड्यून गायब हो गया। तो इन्होंने इस प्रकार की लकड़ी की फेंसेस लगानी यहाँ पर शुरू करी। धीरे धीरे इसके पीछे मिट्टी इकट्ठी होती गई, क्योंकि ये मैंने आपको बताया सैंड की टेंडेंसी है कि वो ऑब्स्टिकल के, यानी कोई भी रुकावट उसे मिलती है उसके पीछे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। और कुछ ही समय में इस सैंड ड्यून के ऊपर, छोटे से सैंड ड्यून के ऊपर वेजिटेशन आनी शुरू हो गई। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें किसने मदद करी? इस ऑब्स्टिकल ने। तो इसी तरह के ऑब्स्टिकल बाद में निकाले जा सकते हैं। जब ये ड्यून बहुत बड़ा हो जाएगा तो कुछ साल बाद इसे निकालकर हटाया भी जा सकता है। तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे सैंड ड्यून पार्क्स में। उसके अलावा थीमेटिक और इंटरप्रिटेशन सेंटर होंगे। बेसिकली ये एजुकेशनल सेंटर्स होंगे जो लोकल्स और टूरिस्ट को समझाएंगे कि आपको सैंड ड्यून्स को बचाना क्यों जरूरी है। साथ ही साथ नर्सरी सेटअप करी जाएगी जहां पर ये सैंड ड्यून की जो वेजिटेशन है इसको पहले नर्सरी में उगाया जा सकता है, फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है इन एरियाज में। क्योंकि ये तो है कि एक तरीका तो है कि हम नेचुरली वेट करें कि वहां पर पेड़ पौधे उग जाएंगे, लेकिन अगर नहीं उगते तो हम अपनी तरफ से भी उगा सकते हैं यूजिंग दीज नर्सरीज। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस विद इको फ्रेंडली मटेरियल, तो लकड़ी के ब्रिजेस बना दिए जिनसे कि सैंड ड्यून पर चलकर लोग बीच तक ना पहुंचे बल्कि डायरेक्टली पहुंच जाएं। और एक बात जाते आते याद रखिएगा, अगर हमने अपने कोस्टल सैंड ड्यून्स को नहीं बचाया तो अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा? जैसा अभी बहुत बार यूके और यूएस में हो रहा है कि कोस्ट को बचाने के लिए लोग आर्टिफिशियल मिट्टी लगा रहे हैं, वरना क्या होगा, कोस्ट पूरा इरोड हो जाएगा। कोस्टल इरोजन के कारण ये सब घर खतरे में आ जाएंगे। तो इस तरह से आर्टिफिशियल मिट्टी डालकर कोस्ट को बचाया जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम नेचुरली जो हमारे पास सैंड ड्यून्स हैं अभी उन्हीं को बचा लें, उससे हमारे कोस्ट, हमारे तट हैं वो इरोजन से बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।